जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हेडलाइन। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में सलाहियत साजी प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। कहा तालीम को निसाब की बजाय तख्लीकी सलाहियतों से चलाया जाना चाहिए। शहरियत तरमीमी कानून पर कश्मीरी रहनुमाओं ने उठाए सवाल। कहा चुनाव से आइन पहले इस तरह के कवानीन नाफिज कर मजहब की सियासत करने की जा रही है कोशिश। उधमपुर में तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर 3 बाइक सवार हुए जहां बहक डोडा से बाइक पर जम्मू के लिए सफर का किया था आगाज। और रमजानुल मुबारक के आगाज पर मसाजिद में नमाजियों की देखी जा रही है खूब रौनक। उम्मत मुस्लिमा इबादत में मशगूल। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी और NIEPA के ताउन से JNK कॉलेजेस के एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिंसिपल्स की लीडरशिप डेवलपमेंट पर 3 रोजा सलाहियत साजी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। वर्कशॉप कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज और आला तालीम को बैनुल-अक़वामी बनाने पर मरकूज है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अपने तुलबा को बेहतरीन नसाब फराहम करने और उन्हें दुनिया की बेहतरीन तालीम के साथ मुकाबला करने के लिए इल्म और हुनर फराहम करने के मकासद से आला तालीम में इस्लाहात और इस्लाह के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि तालीम को निसाब के बजाय तख्लीकी सलाहियतों से चलाया जाना चाहिए। ये उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में होना चाहिए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी को कि कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर और सुगम इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में एक नई पहल नेपा के साथ मिलकर के इन लोगों ने किया है। पहले तारीख 30 जनवरी किन्हीं कारणों से स्थगित करना पड़ा। कुछ घटनाओं का न होना भी एक घटना हो जाती है और वो अपने आप में बेहतर भविष्य का स्वरूप अख्तियार कर लेती है। अनेक विद्वत जनों ने अपनी बात रखी है। ये बात हमें समझनी होगी कि कई विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के बड़े पुराने होंगे। जम्मू कश्मीर में इस तरह का आयोजन होने लगा, इससे बड़ा आश्चर्य देश के लोगों के लिए और क्या होगा। इस 3 दिवसीय वर्कशॉप में देश भर के अनेक विद्वान आए हैं, अपने विचार रखेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी एकेडमिया से जुड़े हुए लोग, प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स इस 3 दिवसीय वर्कशॉप के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट, आने वाले भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। देश और जम्मू कश्मीर शिक्षा, खासतौर से उच्च शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, इसका एक रोड मैप बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से चंद दिन कबल शहरियत तरमीमी कानून के कवानीन को मुतला करना यह जाहिर करता है कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में 400 सीटें जीतने के बारे में पुरएतमाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये कानून 2019 में मंजूर किया गया था, लेकिन इंतखाबात का बिगुल बजने से चंद दिन पहले CAA को मुतला करना इसका वाज़ह मकसद जाहिर करता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वाज़ह है कि भारतीय जनता पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने एक तंजिया अंदाज में कहा है कि CAA के नोटिफिकेशन को मुसलमानों के लिए रमजान का तोहफा करार दिया है और इस पर अफसोस का इजहार किया है। इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले CAA का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है।
सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमजोर है। सीपीआईएम रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कहा है कि जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, इनका एजेंडा अक़लियतों पर हमला करना और शनाख्त छीनना है। उन्होंने कश्मीर के साथ ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ कश्मीर में इलेक्शन कमीशन की टीम, दूसरी तरफ उन्होंने सीएए को नाफिज किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि बीजेपी 1947 जैसी सूरत हाल को दोहराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी का ये अक़लियतों पर हमला नहीं बल्कि ये सीएए के जरिए आइन पर हमला है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही रूल्स नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तरमीम हुआ था उसको लागू करने के बारे में। हमने तब भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सीपीएम के नुमाइंदों ने और भी कई नुमाइंदे थे, कई पार्टियां, जिन्होंने मुखालफत की इस तरमीम की। ऐसा इसलिए कि हमारा मानना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बुनियाद सेकुलर वैल्यूज़ पर है। उसमें तमीज़ नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है, धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर। सिटीजनशिप का हक हर सिटीजन को है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्रीड, कलर, एरिया, बैकग्राउंड। इसमें खास तौर पर फेथ का कोई दखल नहीं है। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये खाका पेश किया है कि हमारा मुल्क सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है। सेकुलर डेमोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार, आज 10 साल हुए, इनका खासा टारगेट रहा है इसी बुनियाद को, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद है, भाईचारे की बुनियाद है, उसी को निशाना बनाना। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसी का हिस्सा है। यहाँ की शनाख्त को कम करना, कमज़ोर करना, उस पर हमला करना, आईनी हुकूक पर धावा डालना, 370 वगैरह सब आपको मालूम है क्या हुआ। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम जो इस सरकार ने उठाया उस सिमत में माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वो है सीएए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारी नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर वैल्यूज़ हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान आरएस पठानिया ने कई दीगर अराकीन के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है, जिसके बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन की टीम के सामने रखी हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी वोटर लिस्ट का जायजा लेगा और सभी दोस्त जो पड़ोसी ममालिक से आए हैं अब 370 और 35 की मनसूखी के बाद वोटिंग का हक हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि डीडीसी के इंतखाबात की तरह दूसरे इंतखाबात भी होने चाहिए। उन्होंने नेशनल कश्मीर का दौरा करते हुए उन्हें और इस जम्मू कश्मीर के दौरे में भारतीय जनता पार्टी का भी दिया है। सबसे पहले मेरी ओर से और हमारे कश्मीर यूनिट, भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर यूनिट की ओर से आप सभी मित्रगण, आप सभी दोस्त जो शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं, आप सबको मेरा
धन्यवाद, आप सबका इस्तकबाल, आप सबको आदाब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज जम्मू कश्मीर का दौरा था और इस जम्मू कश्मीर के दौरे में भारतीय जनता पार्टी का भी 4 मेंबरी डेलीगेशन, मेरे साथ परिमोक्ष सेठ जी जो ह्यूमन राइट्स सेल के हमारे जम्मू कश्मीर के कन्वीनर हैं, जनाब रफ़ीक वानी साहब जो कश्मीर के प्रभारी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, गयूर साहब एक अदीब आदमी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और पार्टी के सीनियर नेता हैं। हम 4 लोग आज वहाँ मिले थे। बड़े खुले और ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर में एक फ्री और फेयर चुनाव और फ्री और फेयर चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम को भी अपील करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में मैक्सिमम परसेंटेज में वो भी आज अपना वोट डालें। विषय पे आ जाऊं, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने हाफ ट्रुथ जिसे कहते हैं आधा सच के नाम पे यहाँ पे एक स्मोक स्क्रीन जिसे कहते हैं धुंध एक या कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई थी। मैं डायरेक्ट उस विषय पे आ जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र की और प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा जो पर्व है जिसे चुनाव कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में चुनावों की पक्षधर है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव तो तय हैं, लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जल्द ही पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी तय हैं और इलेक्शन कमीशन को जैसा कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर सरकार के साथ अगर इस व्यू का है, अगर इस प्लानिंग है उनका कि वो लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी साथ चुनावों के लिए भी बिल्कुल 100% तैयार है। भाजपा तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ये सब फ्रॉड हैं। क्योंकि ये फ्रॉड के नाम पे एक धुंध जम्मू कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने खुल के बड़े ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबल को तय करें, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और एक नैरेटिव लेने की कोशिश की जा रही है कि वर्ष 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर 3 बाइक सवार जाम हक हुए हैं जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। इत्तला के मुताबिक 3 नौजवान कल रात जिला डोडा से जम्मू के लिए निकले थे कि उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गरनाई के करीब एक ट्रक से टकरा गए, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई, जबकि तीसरे की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जम्मू मुंतकिली के दौरान हुई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और इस मामले की तहकीकात जारी है। ये 3 युवक सवार थे, लेकिन एक ट्रक द्वारा इस बाइक को हिट किया जाता है और जिसमें 2 युवकों की मौके पर मृत्यु हो जाती है और एक युवक को जो है वो जीएमसी जम्मू में उपचार के लिए रेफर किया जाता है। लेकिन दुखद ये रहा कि उपचार के समय में उस तीसरे युवक की भी दुखद मृत्यु हो गई है। जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि इस समय हम उधमपुर की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मॉर्चरी है वहाँ पर हैं और आपको बता दें कि जहाँ पर अब जो है वो 2 युवकों का शव जहाँ पर रखा गया है, लेकिन आपको बता दें कि युवक जो है वो 3 जो युवक हैं, ये तीनों के तीनों जो है वो डोडा के रहने वाले थे। तो आए दिन इस तरीके के सड़क हादसे जो पेश आ रहे हैं और ये जानकारी भी हमारे पास पहुंची कि जो जिस ट्रक द्वारा इन्हें हिट किया गया वो ट्रक जो रॉन्ग साइड से गुजर रहा था, क्योंकि हाईवे की अगर बात की जाए तो आए दिन जो है जाम की स्थिति देखने को मिलती है और ट्रकों को जो है वो कई दिनों तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोका जाता है। लेकिन उसी दौरान इसको लगा होगा कि मैं जो है वो रॉन्ग साइड से निकल जाऊंगा, लेकिन उसी दौरान ये लोग यहाँ से जो है जम्मू की तरफ जा रहे थे, लेकिन उस ट्रक द्वारा इन्हें हिट किया जाता है। वहीं उधमपुर पुलिस की बात करें, रैम्बल पुलिस की बात करें तो वो वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और इन तीनों को जो है वो पहले जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में लाया जाता है, लेकिन एक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जो है जीएमसी जम्मू में रेफर किया जाता है। लेकिन दुखद ये रहा कि उनकी भी इस उपचार के समय में जो है वो दुखद मौत हो गई। आज रमजान मुबारक का पहला रोजा है और पहले रोजे से मसाजिद में रौनक लौट आई है। हजारों की तादाद में लोग मसाजिद का रुक कर नमाजें अदा कर रहे हैं और कुरान शरीफ की तिलावत भी कर रहे हैं और हर कोई इबादत में मशगूल देखा जा रहा है।
अल्लाह ताला यिन सारे अरि जान दारन बेक जू थनक वार वत बे थविन मुसलमान सलामत मुसलमान फलस्तीन के मुसलमान थविन सलामत पत गो चंगे ज़ालिमस मज आमुत तथ कर अल्लाह ताला रहम अच्छी पन्नी गुना आज क्या मंगो तुम खास दुआ गनुक दुआ क्या खास दुआ मंगो तुम आज खास दुआ मंगो तमाम मुसलमान करें कामयाबी अता तमाम मुसलमान करें कामयाबी अता खास कर फलस्तीन के खास कर फलस्तीन के खास कर फलस्तीन के अल्लाह ताला बे करना कामरान बे कसनक परेशानी तमाम मुसलमान रब्बुल आलमीन गोस मन गोडनथे अमन अमान सह बोड़ चीज पत वोन बह सारे करिन पूरे खैर आफियत थविन सारे खुश गुजरान जिंदगी करिन सारे अता बे थविन वार वत सारे लकन पे बड़न यह बोड़ चीज बे थविन पजरस पे सारे धोखदी नश नजात मिलावट नश नजात अति गक इजाबत बे थविन नमाज जारी बस कर रब्बुल आलमीन पन हिफाजत। बांडीपुरा में इंडियन यूथ कांग्रेस के जिला सदर बांडीपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास 5 एजेंडे हैं जिनसे अगर वो इख्तियार में आई तो वो मुल्क भर के लोगों को फायदा पहुंचाएगी। एडवोकेट शेख हसीब जिला सदर बांडीपुरा ने कहा है कि पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी के पास नौजवानों के लिए 5 जमानतें हैं। सबसे पहले अगर वो इख्तियार में आए तो मुल्क भर में 30 करोड़ नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें फराहम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद शफाफियत लाना है। मुसाबकती और सरकारी इम्तिहानात में जो आमतौर पर पेपर लीक और दीगर मसाइल की वजह से मनसूख होते हैं उनका हल करना है। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 का बिगुल बच चुका है। अब सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा, अपने मंशूर और अपनी पॉलिसीज लेकर लोगों के पास आ रही है। इसी सिलसिले में हमारे राहुल जी ने नई यूथ गारंटी यात्रा शुरू की है। इस सिलसिले में भारतीय तमाम यूथ के लिए राहुल जी ने एक बिग पैकेज का ऐलान किया है जिसका नाम रखा गया है कांग्रेस बिग अनाउंसमेंट टू ब्रिंग रिलीफ टू द यूथ। इसमें नंबर 1 है पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान इस वक्त सलाहियत रखता है कि 30 लाख बेरोजगारों को गवर्नमेंट नौकरी फराहम करे। इसी सिलसिले में राहुल जी ने बोला है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाती है 2024 में तो हम पहले ही सेशन में हिंदुस्तान के 30 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी फराहम कर देंगे। नंबर 2 गारंटी है कि पेपर लीक से मुक्ति, जो कि अक्सर आजकल होता है कि पहले एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, हमारे कैंडिडेट्स बड़े बड़े फीस भर रहे हैं, दूसरे दिन न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया, अभी कैंसिल हो गया। उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला है कि उससे भी हम हिंदुस्तान को मुक्ति देंगे। नंबर 3 है स्ट्रिक्ट लॉज विल बी ब्रॉट अगेंस्ट पेपर लीक। नंबर 4 है मॉनेटरी कंपनसेशन टू द अफेक्टेड स्टूडेंट्स। अक्सर देखा जाता है कि हमारे मुल्क में आजकल जो बेरोजगारी बढ़ गई है उसकी वजह से हमारे नौजवान लड़के लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। राहुल गांधी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है 2024 में तो हम पहले ही सेशन में इन अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक कंपनसेशन का ऐलान कर लेंगे, कंपनसेशन के पैकेज रख लेंगे जिसके तहत तमाम बेरोजगार युवा जो अंडर ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा होल्डर्स हो उनके लिए 1 साल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपया फराहम किया जाएगा जब तक उनको अपना रोजगार हासिल नहीं होगा। नंबर 4 है लिमिट रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स अफेक्टेड बाय द पेपर लीक। जो इस पेपर लीक में स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इफेक्ट हो गए हैं उनके लिए राहुल जी ने भी एक खास ऐलान किया है कि उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। नंबर 5 है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं होती, जैसे डिलीवरी बॉयज ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, इनको अगर अल्लाह न करे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो जख्मी हो जाते हैं या अल्लाह न करे मर जाते हैं, उनकी डेथ होती है तो उनको कुछ नहीं होता, उनके लिए भी राहुल जी ने कम से कम 2 लाख पैकेज का ऐलान किया है जो उनको एक्सीडेंटल रिलीफ तौर मिलेगा। इसकी मिसाल आपको हिंदुस्तान के कर्नाटका स्टेट से मिलने जा रही है जिसमें 2023 में इलेक्शन हो गया, कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत बनाई, पहले ये सारी चीजें हमने अप्लाई की। इसी सिलसिले में तमाम हिंदुस्तान के युवाओं को अपील कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी ये मैसेज पहुंचे उन पोस्टर्स को देख ले, राहुल जी को देख ले, राहुल जी की बात सुन ले, उस पर अमल कर ले और राहुल जी को कामयाब बनाए। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं राहुल है तो मुमकिन है, राहुल है तो मुमकिन है, राहुल है तो रिलीफ है,
मोदी हो तो टेंशन है, मोदी है तो डिप्रेशन है। बाकी वसल्लाम, थैंक यू, शुक्रिया। जिला रामबन की बनिहाल वागनहाला में जमीन धंसने से कम 40 घरों में दरारें पड़ी हैं और एक सरकारी प्राइमरी स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों का कहना है कि जमीनों और मकानों में दरारें पड़ने से हम खौफजदा हैं और NHAI यहां जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी के तर्जुमान एजाज सोहेल ने कहा है कि हमने डिप्टी कमिश्नर रामबन के साथ घर में दरारें पड़ने का मामला उठाया है और उन्होंने मदद करने की यकीन दहानी करवाई है। वहीं डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीर चौधरी ने जानकारी दी है कि उन्होंने इलाके के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी है जो कि नुकसान का जायजा लेगी। मोहम्मद उजैर है। हम रात को नींद नहीं करते, हम डरते हैं और बाहर रहते हैं और देखते हैं कहीं अगर तेज बारिश आएगी तो हम नीचे बह जाएंगे। इस स्लाइड के साथ हम नीचे रोड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये स्लाइड यहाँ हमारे घर डैमेज हो गए हैं। यहाँ अगर इसको थोड़ा पानी जाएगा तो ये नीचे पहुंच जाएगा रोड में। मेरी अपील यही है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रेफर किया जाएगा, नहीं तो हम यहाँ इस मलबे में धंस जाएंगे। हाईवे के जो कटिंग हुई है उस वक़्त अगर ये ड्राइंग और डिज़ाइन से हुई होती तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये घर इस वक्त तबाह होते, वादी हो चुकी है। ये एक बात है, अगर इलीगल कहीं पर इंसान कोई फाइट करता है तो उस वक़्त उसे इलीगल माना जाता है। सरकार हमारे पास है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना काम किया। और जब डीसी साहब NH-44 को लिखेंगे तो लोगों को ऑटोमेटिकली ही उस वक़्त कोई ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे, पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर अपनी गुहार लगाएंगे। मंदिर, स्कूल ये सब एक ही हैसियत रखते हैं। तो मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा आज की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, रियासती इंतज़ामिया से, कि इस जगह का मतलब जल्द अज जल्द जितना हो सके दौरा कराया जाए। एक तो इन बच्चों के लिए कुछ मजीद सोचा जाए कि उनके साथ क्या इंसाफ किया जाएगा। दूसरा, यहाँ के जो गाँव, जो यहाँ की बस्ती बेघर होने जा रही है, उनके साथ किस किस्म का इंसाफ दिलाया जाए। मैं तो तवक्का रखता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे बसीरुल हक साहब, वो बड़े निहायत ही होनहार हैं और काम करने वाले हैं। उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि वो अगर बनफ्स नफीस खुद एक बार यहाँ पे मुआयना करते, ये एक बहुत बड़ा मसला है, तो उनको चाहिए यहाँ पे खुद आना और इसको देखना, ताकि यहाँ मुझे लगता है कि इससे पहले एजाज ने आंखों देखा हाल दिखाया था, तब जब ये बारिश यहाँ पे हो रही थी, तो उनकी खबर जो है किसी हद तक मुझे लगता है कि बरोईकार नहीं साबित हुई। शायद डीसी साहब ने वो नहीं देखा होगा। तो आज के दिन मैं चाहूँगा कि इस मीडिया की वसातत से अगर ये बात हमारी डीसी साहब तक पहुँचती है तो वो खुद इस जगह का मुआयना करे, यहाँ का दौरा करे, ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले और ये अपना सर छुपाने की जगह जो है कहीं पे पा सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे अलविदा होता हूँ। शुक्रिया। इस बात को लिहाजा हमें अब चारा नहीं है रोड में चलने का, हम उधर मरेंगे, धरना देंगे उधर, तो देखेंगे कितने को ले जाएंगे उधर। थोड़ा सा इंसान करता उधर एहतजाज करता, उधर एजुमेशन पुलिस पर्चा काटती है तो और ले जाते हैं, अभी तारीख दे रहे हैं बच्चे। लिहाजा इसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसका करो कोई चारा, नहीं तो हमें कहीं और जगह दिखा दो, ये हम छोड़ देंगे। एक एक कनाल उधर कम दे दो, हम चले जाएंगे जंगलों में, यहाँ और कोई कहीं होगा इस जमींदार गवर्नमेंट का खाता, उधर चले जाएंगे, मगर इधर रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी साहब समाजी कारकुन आबिद हाशमी ने जिला सदर बारामूला आसिफ लोन की मौजूदगी में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज नौजवान पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं और यही वजह है कि नौजवान इस जमात में लगातार शामिल हो रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो लीडरशिप है, डायनेमिक लीडरशिप है, सजाद वली लोन साहब है, डायनेमिक लीडर है, स्टेट्समैन है, तो यूथ जो है, यूथ उनको बहुत लाइक कर रही है और यूथ हमारे साथ जुड़ रही है। वजह यही है क्योंकि एक विजन के साथ आए हैं, एक कारवान ऑफ चेंज लेके आए हैं, तो लोगों का, और ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि यूथ जो है वो हमारे पास आप खिंची चली आ रही है। तो एक वक्त था कि हम यहाँ से लोगों के पास जाते थे, आप हमारे साथ जुड़िए, मगर आज लोगों में इतना शऊर पैदा हुआ है, बेदारी आ चुकी है, ये आपके सोशल मीडिया की वजह से भी, क्योंकि लोगों को पूरा पता चल चुका है
कि जो लोग दिल्ली में बैठ के क्या बातें करते थे और यहाँ पे कश्मीर में आके क्या बातें करते थे, उनका भी अब सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी आप देखिए जो बड़े बड़े लीडरान हैं, पार्टियां छोड़ के एक दूसरे की पार्टी में घुस रहे, वो भी आज नंगे हो रहे हैं। उनका भी आज आप खुद देख चुके होंगे कि उनकी भी हालत क्या है। अब यूथ को ये सब कुछ पता चल चुका है। अब यूथ इस टाइम हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस इस यूथ को हमें अब संभालना है, उनको एक राह दिखानी है, उनको एक नई डगर दिखानी है और उनको एक मिशन जो है, सजाद साहब का जो मिशन है, उसके साथ इंशाल्लाह डेवलपमेंट एंड डिग्निटी, इसके साथ हम इनको ले चलेंगे। और ये सब हमारी डायनेमिक लीडरशिप का कमाल है, सजाद लोन साहब का कमाल है कि अल्लाह ने उनको इतनी सलाहियत दी है कि अब यहाँ के जो लोग हैं वो भी जुड़े जा रहे हैं हमारी पार्टी के साथ। देखिए, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये एक वाहिद ऐसी पार्टी है जहाँ पे बड़ों के साथ साथ छोटों को भी इज़्ज़त दी जाती है, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे हैं जनाब आसिफ लोन साहब, इन्होंने हमारा वेलकम किया है। ज्वाइनिंग मेरी बेसिकली कल हो चुकी है सजाद लोन साहब के पास। तो मैंने सोचा जो कल मैंने पहली जो यूथ के बीच में किया, यूथ में मैंने इसलिए पहली ज्वाइनिंग की, ये जो यूथ है, एक यूथ की वजह से एक लीडर की मजबूती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो पर्सनली ज्वाइन, जो ऑफिशियल ज्वाइन है, वो सजाद लोन साहब के पास किया और इन्होंने आज मुझे वेलकम किया, क्योंकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट से और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे जनाब आसिफ लोन साहब, इसलिए यहाँ पे इन्होंने आज मेरा वेलकम किया। इससे पहले भी आपने डीपी ज्वाइन किया था, क्या वजह है आज़ाद को छोड़ के आप यहाँ आ गए? हाँ, देखिए, मैं 6 महीने पहले DPAP को अलविदा कह चुका हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसी पार्टी की तलाश थी जहाँ पे इंसान लीडरशिप के साथ साथ एक यूथ में भी तलाश करें, क्योंकि मैंने इन 6 महीनों में तराशा पार्टीज़ को, मैंने काफ़ी नोटिस किया। मैंने देखा कि वेव किस पार्टी में ज़्यादा है और जिसको ज़्यादा यूथ सपोर्ट करते हैं उसी की तरफ मैंने भी सोचा कि नहीं, मैं इनकी तरफ जाऊंगा। कुछ ना कुछ खासियत तो है PC में कि लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहे हैं, जो यूथ कभी पॉलिटिक्स। जिले के चांदली गांव में पुराना मोर्टार शेल फटने से एक शख्स जख्मी हुआ है। जख्मी की शिनाख्त चिराग सिंह वल्द पूरन सिंह के तौर पर हुई है, जो कि सांबा जिले के चांदली का रहने वाला है। इब्तदाई इलाज के बाद जख्मी को मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है। चंदेल सिंह नाम है इस व्यक्ति का, चांदली का रहने वाला है। अभी जो सरे दस हमें पता चला कोई शेल था वहाँ पे, कोई पुराना शेल होगा, तो उस शेल का ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। अभी फ़ौरन इसको हमने हॉस्पिटल लाया, अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में, जहाँ पे इसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके इसको रेफ़र कर दिया GMC जम्मू। अभी इसमें ये इनिशियल स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट को बचाने की। सबसे पहले हमने इसको शिफ्ट किया सांबा ला के, जहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के। अब जैसे ये पहुँच जाता तो अभी वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे पूरी, क्या मैटर था, कहाँ से शेल आया, कितना पुराना था, उसके बाद ही हम आपको ये बता पाएंगे। जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी अनंतनाग की सेक्रेटरी मोहतरमा तबस्सुम कादर बरे ने किश्ती कॉलोनी के आतजगी से मुतासरीन अफराद से आज मुलाकात की है। उन्होंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से आग मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। Being the Secretary of District Legal Services Authority, we have a special scheme for such persons, and it's under National Legal Services Authority, a scheme for disaster victims. It can be both, either for the victims of man-made disaster or the natural disaster. Now here, since they are fire victims, that means that they are the victims of man-made disaster. I had just come to take stock of the situation, what is the ground level, how much they have suffered. Although as per their statements, after the incident has taken place in January this year only, and after the said incident, the respected Deputy Commissioner as well as the concerned Tahsildar has come over here. They have received some compensation, but definitely that is not in comparison to the loss they have suffered. So definitely any sort of message
message is that District Legal Services Authority is always with them, and we will be taking care of them at every step and providing them legal aid, both by way of legal services as well as the monetary compensation which we can recommend to the government. We will be definitely taking their problems to the higher ups. सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक रोजा आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफियों, इस्लामिक स्कॉलर्स और तुलबा ने शिरकत की है। प्रोग्राम के मुंतजमीन फाउंडेशन के चेयरमैन मीर वजाहत फारूक और वहीद अहमद भी वहां मौजूद रहे। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से हमने आज ऑर्गेनाइज एक सेमिनार किया यहाँ पे। इट वाज अ इंटरेक्शन प्रोग्राम, ऑडिटोरियम हॉल अनंतनाग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज, जिसका मकसद था कि जो थीम था इस प्रोग्राम का, इट वाज मुलाकात समखुन तो बेदार गसुन जी, और जिसका मकसद ही था कि अवेयर होना। जहाँ पे हमने मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों को बुलाया, यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया, स्टूडेंट्स थे, यहाँ के लोकल अवाम थी। स्पेशली हमने नौजवानों पे फोकस किया। जो मकसद ये था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन पे बात होगी, जहाँ पे हमारे तहकीक करे पहले उन चीज़ों को रिसर्च करे पहले वो सही है कि गलत है, कि उस चीज़ की वजह से किसी की बेइज्जती ना हो, किसी की जान ना जाए। सो दैट वाज द इवेंट। जी जनाब, हम पिछले 6 साल से हम काम कर रहे हैं और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पहला ऐसा इवेंट था। बाकी ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम्स किए हैं, इंटरेक्शंस के। इट वाज आवर फर्स्ट इवेंट हियर इन अनंतनाग, सो होपफुली इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आगे भी इंशाल्लाह हमारा प्लान रहेगा कि आगे भी करेंगे। शहरी तरमीमी कानून के नाफिज होने का राष्ट्रीय बजरंग दल ने खैर मकदम किया है। जम्मू में आज इसका जश्न मनाया गया है और इसकी सदारत करते हुए पार्टी के सदर राकेश बजरंगी ने कहा है कि ये खुशाइन कदम है, क्योंकि इस तबके से मुसलसल नाइंसाफी होती रही है। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून जो केंद्र सरकार ने कल लागू किया है, उसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ओके, सेलिब्रेशन पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, उसके तहत हम भी यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में भाजपा के नागरिकता संशोधन कानून पास करने के लिए रखा गया था। 2019 में इसको पारित किया गया, लेकिन होल्ड कर दिया गया। लेकिन अब जो है इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और इसको लागू जो है पूरे देश के अंदर कर दिया कल। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर पहले 11 साल का समय था नागरिकता के लिए, अब कम करके 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जिसके अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे थे, जो प्रताड़ना को छोड़कर वहां जो प्रताड़ित किया जाता था, वो वहां से भागकर भारत देश के अंदर आए। 31 सितंबर 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं, उन सभी को जो है वो भारत देश जो है वो नागरिकता देगा। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
आज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। बुद्धल डिवीजन के गब्बर पंचायत में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 5 दिनों से जनता काफी परेशान है। चैन ब्लॉक आएगा ना बीच। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर बिजली विभाग से संपर्क भी किया गया,